हेलो एवरीवन, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओबीजी और गायनिक के एक टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है आईवीएफ का। कोई ऐसे कपल हैं जो आगे जाके पेरेंट्स बनना चाहते हैं पर उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आईवीएफ क्या होता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आईवीएफ के थ्रू वो पेरेंट्स भी बने होंगे, उनका बेबी जो है वो आईवीएफ के थ्रू हुआ होगा। तो क्या आप आईवीएफ के बारे में पूरी अच्छी से जानकारी आपके पास है? और अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इस वीडियो के बाद आपको एक आईवीएफ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो को वॉच कर पाओगे। अगर वीडियो देखने के बाद कोई क्वेरी रह जाती है तो वो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपका रिप्लाई कर दूंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जनरली हमें सिर्फ इतना पता होता है आईवीएफ कंसेप्शन है, आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, प्रेगनेंसी अचीव हुई है। बट हम अगर डिटेल से जाने कि आईवीएफ में भी कौन से टाइप का आईवीएफ परफॉर्म किया गया है, किस तरीके का प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, तो हमें एक बहुत लंबी लिस्ट मिलने वाली। तो जैसा कि एक के बाद एक मैं एक्सप्लेन करूंगी सारे आईवीएफ के टाइप्स के बारे में, तो उसके पहले मैं बता देती हूँ कि आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब कभी भी अगर नॉर्मल, जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है कि ओवम और स्पर्म बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं और वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, और यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने के बाद वहां से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एंड जाइगोट के बाद वो फीटस का फॉर्मेशन लेते हैं और वो फीटस बन के वो बेबी के रूप में बर्थ लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक नॉर्मल है। कभी ऐसे कोई कपल है जो नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि बॉडी के आउटसाइड, यानी कि बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज जाइगोट को अगर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, और इससे जो बेबी का फॉर्मेशन होता है यानी फीटस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं आईवीएफ। एक टर्म होता है इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब होता है नपुंसकता। तो इसके इलाज के लिए एक साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल, इसमें कुछ ट्रीटमेंट देते हैं जो साइकोलॉजिकली वो हेल्प भी कर जाता है। ऐसा लगता है कि एक ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें कंसीव हो जाएगा, तो ये एक साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें कि सिल्डेनाफिल 25 mg और टेडलाफिल 10 to 20 mg ये दिया जाता है मेल पर्सन के अंदर। इस वक्त आपके स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रहा है। इसमें आईवीएफ के टाइप में हम एक के बाद एक आईवीएफ के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा 1 नंबर पे आईवीएफ ईटी। आईवीएफ ईटी का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन का मतलब है ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइज होना, बट आईवीएफ में बॉडी के आउटसाइड लैब में स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है और जाइगोट के बनने के बाद, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं आईवीएफ ईटी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे आपको जो टाइप दिख रहा है वो है जीआईएफटी। जीआईएफटी का मतलब होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में स्पर्म ओवम लेकर मिक्स करके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर की जाती है। मतलब इसमें ना ही हम जाइगोट बनने तक का फॉर्मेशन होने देते हैं और ना ही मेरुला बनने तक का फॉर्मेशन होने देते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ओवम और स्पर्म को मिक्स करके फ्यूज करते हैं, एंड फ्यूज करने के बाद उसे सिरिंज के थ्रू, कैथेटर के थ्रू फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस विधि को हम बोलते हैं गिफ्ट या गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एंड थर्ड पे जो आपको दिख रहा है वो है जेडआईएफटी। जेडआईएफटी ये थोड़ी उससे एडवांस टेक्नोलॉजी में है। जेआईएफटी का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के अंदर जाइगोट बनने तक लैब में ही रखा जाता है। जो ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज किया गया, फर्टिलाइज करने के बाद उसे जाइगोट बनने तक का, फॉर्मेशन होने तक को हम लैब में ही रखते हैं। देन जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है उसे यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ना कि फैलोपियन के अंदर। ये जेआईएफटी से थोड़ी एडवांस टेक्निक होती है जिसे हम जेडआईएफटी बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब आपको नेक्स्ट पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पेरिटोनियल ऊसाइट एंड स्पर्म ट्रांसफर। पेरिटोनियल ऊसाइट एंड स्पर्म ट्रांसफर का मतलब होता है कि पेरिटोनियल में एक स्मॉल से इंसिजन देके ऊसाइट्स के पास स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट ओवम के पास स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है पेरिटोनियल इंसिजन करके। उसे हम बोलते हैं पीओएसटी, पोस्ट। एंड इसके बाद वो है SUZI, सूजी। ये नॉर्मल सूजी नहीं है, इसका मतलब है कि सब जोनल इंसेमिनेशन। सब जोनल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि ओवम के अंदर जोना पेलुसिडा एक पार्ट होता है और स्पर्म है उसको इंसेमिनेशन कर देते हैं, यानी कि अंदर डाल देते हैं किसके, जोना के। तो जो इस तरीके से जो आईवीएफ परफॉर्म किया जाता है या जो कंसीव कराया जाता है आर्टिफिशियली, उसे हम बोलते हैं सूजी या SUZI
सब जोनल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है टेट। टेट का मतलब होता है ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर। ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो ट्यूब का वह हिस्सा जहां पे फर्टिलाइज एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया गया है उसे हम टर्म देते हैं ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप जो है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पेस होता है, उसमें स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है और फर्टिलाइज कराया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक टर्म और है फ्रेंड्स AH, जैसा कि आप टाइप में देख रहे हो, असिस्ट हैचिंग। असिस्ट हैचिंग का मतलब होता है कि जब ओवम हैचिंग होता है, यानी कि जब ओवम रैप्चर करता है, जब कार्पस ल्यूटियम होती है, ओवम के सराउंडिंग क्या है, कार्पस ल्यूटियम होती है, जब कार्पस ल्यूटियम रैप्चर करता है तो उससे ओवम रिलीज होता है। तो ये AH की टेक्निक में यानी असिस्ट हैचिंग में ओवम को खुद से हैचिंग किया जाता है, खुद से हैचिंग कराया जाता है, यानी कि रैप्चर कराया जाता है। जब ये रैप्चर कराते हैं तो उससे ओवम रिलीज होता है, और जब ओवम रिलीज होता है तो ही ये फर्टिलाइज के लिए ओवम को लेते हैं। हैचिंग जो कार्पस ल्यूटम है उसको अगर रैप्चर कराते हैं तो उसे हम टर्म देते हैं असिस्ट हैचिंग, और ये असिस्ट हैचिंग के बाद ही जो है वो फर्टिलाइज कराया जाता है ओवम और स्पर्म के साथ। एक टर्म और है टाइप में IVM, इन विट्रो मैचुरेशन ऑफ ओसाइट। प्री मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को ले लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्री मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उनको ले लेते हैं और लैब में ही मेच्योर कराया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो मेच्योर ही नहीं होते हैं। जब फ्रेंड्स ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर ही नहीं होंगे तो वो मेच्योर ना होने के बाद वो कैसे ओवम का फॉर्मेशन करेंगे और ओवम रिलीज करेंगे। तो ऐसी फीमेल्स में जिनके अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स मेच्योर ही नहीं होता, उनके अंदर IVM, IVM में इन विट्रो मैचुरेशन ऑफ ओसाइट। इसका मतलब होता है कि प्री मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को ले लेते हैं और लैब में इनको मेच्योर कराया जाता है। एंड नेक्स्ट जो टाइप है वो है PGD। PGD का मतलब होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक ऑफ ओसाइट। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी IVF के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिस्ट आ गए हैं हमारे अब साइंस के अंदर कि सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि PGD यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक का मतलब यह है कि जब भी ऐसा होता है कि स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है और जाइगोट बनने तक उसे लैब में रखा जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, और जाइगोट बनने के बाद जब उसे यूट्रस में ट्रांसफर करना होता है तो उस टाइम पे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक PGD एक टेक्निक यूज की जाती है। इस टेक्निक के अंदर वो जो जाइगोट है उसके जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज को चेक किया जाता है। जो एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफर होने वाले ऐसे एब्नॉर्मलिटीज हैं या ऐसे डिजीज हैं जो एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफर होते हैं, उनको पहले चेक किया जाता है कि ऐसी कोई डिजीज तो नहीं है, क्या ये जो स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करके टेस्ट ट्यूब में जो जाइगोट बनाया गया और इसे वापस यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या वो बेहतरीन तो है, क्या इसके जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है। इतना सब कुछ चेक करने के बाद उसे यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है, और फिर इससे जो परिणाम आता है यानी कि इससे जो बेबी बनता है वो पूरी तरीके से हेल्दी और डिजीज फ्री होता है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके के जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज नहीं पाई जाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है हमारे IVF के अंदर। एक टेक्निक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है एक्सट्रीमली टेम्परेचर पे किसी भी चीज को प्रिजर्व करना, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे रख के बहुत ही एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर किसी चीज को प्रिजर्व कर दिया तो उसे हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन IVF में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वो इसलिए कि बहुत से ऐसे कंट्रीज में ऐसे मेल और फीमेल होते हैं, ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने कैरियर में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और कैरियर में वो इतने बिजी होते हैं कि वो जब उनको उन्हें फैमिली प्लानिंग करनी होती है तब उनके पास टाइम नहीं होता। तो ऐसे में वो कपल क्या करते हैं कि एक नॉर्मल एज में, यानी कि जब वो हेल्दी है और जब उनके अंदर के सारे बॉडी फंक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे होंगे, तो मेल अपने स्पर्म को और फीमेल अपने ओवम को लैब में प्रिजर्व करा देते हैं और वो क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। और जब वो अपनी मर्जी से वो चाहते हैं कि अब वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, उनको अब नीड है पेरेंट्स बनने की, तो वो जो उन्होंने प्रिजर्व करवाया था ओवम और स्पर्म, वापस से उसको फर्टिलाइज करवा लेते हैं। तो उसे लैब के अंदर ही प्रिजर्व करवाने के बाद जो स्पर्म और ओवम होता है उसको वापस से वो जाइगोट बनने तक का फॉर्मेशन, यानी IVF के थ्रू वो जाइगोट का फॉर्मेशन करवा लेते हैं और उसके बाद वो जाइगोट जो है उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो किसी भी एज में जाने के बाद मदर जो है वो हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसके लिए
वो क्रायो प्रिजर्वेशन में अपना ओवम और स्पर्म को प्रिजर्व करवा के किसी एक टाइम पे जाके वो ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज करवा के जाइगोट का फॉर्मेशन करवा के किसी भी एज में अपनी बॉडी में उस जाइगोट को ट्रांसफर करा के बेबी को बर्थ कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये क्रायो प्रिजर्वेशन 1997 में इस टेक्निक की खोज हुई थी, जिसके थ्रू इसमें एक ये बेनिफिट्स था कि पेरेंट्स कभी भी बना जा सकता है, किसी भी एज ग्रुप में पेरेंट्स बन सकते हैं ओवम और स्पर्म को प्रिजर्व करवाने के बाद। और ना ही सिर्फ वो जिन्होंने प्रिजर्व किया है वही पेरेंट्स बन सकते हैं, बल्कि वो प्रिजर्व किया हुआ ओवम और स्पर्म किसी भी उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए यूज में लिया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक्स आई थी आईवीएफ के अंदर, बट ये नहीं कह सकते कि ये हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा यूज होता होगा, पर ये अदर कंट्रीज में यूज होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कराया जाता है आईवीएफ के लिए। आईवीएफ के अंदर एक टर्म और यूज होता है जो है जेस्टेशनल सैरोगेसी। फ्रेंड्स, जेस्टेशनल सैरोगेसी क्या होता है? इसे हम हिंदी में बात करें तो ये है किराए की कोख। कोई भी ऐसे कपल जो कि नहीं चाहते, कोई भी ऐसी फीमेल है जो नहीं चाहती कि वो 9 मंथ बेबी को अपने यूट्रस में रखे और उसके साथ अनकंफर्ट फील करे, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करे, तो ऐसे क्या है, जो हाई सोसाइटी या हाई इकोनॉमिक स्टेटस के कपल होते हैं, जो खासकर जो फीमेल होती हैं, वो खुद प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं क्योंकि उनके बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, मार्क आ सकते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वो क्या करती हैं, जैसे कोई भी अगर गरीब है या मतलब लो सोसाइटी या लो इकोनॉमिक स्टेटस की फीमेल होती है, उसके अंदर उसके यूट्रस में वो अपने हस्बैंड का स्पर्म और खुद का ओवम उसको फ्यूज करा के जाइगोट बनने तक, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होने तक का वो लैब में होता है। एंड देन जो सेरोगेसी मदर होती है, यानी कि जो ये किराए की कोख के लिए जो एग्री है, जो उसके बेबी को 9 मंथ अपने यूट्रस में रखने के लिए एग्री है, उसके यूट्रस के अंदर ये ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो वो होंगे जो बेबी के बर्थ होने के बाद उसको उसको गोद लेने वाले हैं, तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो वही होंगे जिनका आईवीएफ हुआ है। बट फिजियोलॉजिकल पेरेंट्स की बात करें, फिजियोलॉजिकल मदर की बात करें, तो वो सेरोगेसी मदर होगी जिस लेडीज ने जाइगोट को अपने यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो ये अपने इंडिया में बैन है, 2020 में ही इसे बैन कर दिया गया है कि ये सेरोगेसी जो होती थी वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव में हो सकती है। बाकी कोई अगर पैसों के लिए सैरोगेट करता है, सैरोगेसी करा रहा है, या कोई गरीब फीमेल है जो कि सोच रही है कि वो एक बार में किसी कंपनी के थ्रू सैरोगेसी करना चाहती है, तो उससे क्या होता है कि कंपनी तो 7 से 8 लाख रुपए लेता है और सैरोगेसी मदर जो होती है उसे 3-4 लाख दे देता है। तो जो गरीब औरतें होती हैं वो ज्यादातर सैरोगेसी में इन्वॉल्व होती हैं, सैरोगेसी करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो जानकारी थी आईवीएफ के टाइप को लेके कि आईवीएफ कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से आईवीएफ परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स की। स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स क्या होता है? स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स में इसका भी इमेज अभी इस वक्त आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें हम इसे अगर इजी वे में याद करना चाहें तो इसे हम टेसे, मेसा एंड पेसा, इससे एक याद करने की एक टेक्निक होती है कि स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स क्या है। तो जैसा कि टीईएसई टेसे, टीईएसई का मतलब होता है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। टेस्टिस से स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि स्पर्म को निकालना, जो एक मेथड है वो होता है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। MESA, मेसा, MESA का मतलब होता है माइक्रो सर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन। माइक्रो सर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन का मतलब होता है कि इसमें एक छोटा सा इंसिजन देते हैं आउटसाइड पे, एपिडिडाइमस पार्ट के आउटसाइड पे छोटा सा इंसिजन देते हैं और स्पर्म को एस्पिरेट कर लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू। और ये एस्पिरेट किया हुआ स्पर्म क्या है, उसको लैब में रखते हैं एंड देन बाद में फीमेल के ओवम के साथ इसे इन्फ्यूज कराया जाता है फर्टिलाइज होने के लिए। स्पर्म निकालने के लिए, स्पर्म एस्पिरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो होता है MESA, माइक्रो सर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पायरेशन। एंड फ्रेंड्स, थर्ड होता है PESA, पेसा। PESA का मतलब होता है परक्यूटेनियस एपिडिडाइमस स्पर्म एस्पिरेशन। परक्यूटेनियस एपिडिडाइमस स्पर्म एस्पिरेशन भी सेम उसी तरीके से है जैसा माइक्रो सर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन था। तो परक्यूटेनियस इसमें क्या है कि परक्यूटेनियसली एपिडिडाइमस को एपिडिडाइमस में सिरिंज के थ्रू, इसमें कट नहीं लगाते हैं, कुछ भी सर्जिकल कट नहीं होता, इसमें सिर्फ एक सिरिंज के थ्रू स्पर्म को एस्पिरेट किया जाता है और उसे लैब में प्रिजर्व रखा जाता है। तो हम ये टेक्निक यूज क्यों करते हैं? नॉर्मल भी मेल इजेकुलेशन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये टेक्निक जो अभी हमने पढ़ा, तो ये जो टेक्निक है वो तब यूज में लेते हैं कि जब आईवीएफ के लिए डॉक्टर को हेल्दी स्पर्म की नीड होती है, तो वो इजेकुलेट ना करवा के वो डायरेक्ट एपिडिडाइमस से स्पर्म को एस्पिरेट कर लेते हैं। और ये जो एस्पिरेट किया हुआ स्पर्म होता है वो नॉर्मल
स्पर्म जो कि एक इजैकुलेशन के थ्रू निकल रहा है उससे हेल्दी माना जाता है, तो इसलिए एपिडिडाइमस से डायरेक्ट स्पर्म को सिरिंज के थ्रू एस्पिरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो जानकारी थी आईवीएफ के कितने टाइप्स होते हैं और आईवीएफ में कौन कौन से टेक्निक यूज होते हैं उसके बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं फीमेल में इनफर्टिलिटी का यूज कैसे किया जाता है। जब कभी भी इनफर्टिलिटी का केस होता है, यानी कि नॉर्मल कपल जो है वो खुद से फर्टिलाइज करने में कैपेबल नहीं है, या तो फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी देखी जा रही है या किसी कारणवश मेल के अंदर इनफर्टिलिटी देखी जा रही है, इम्पोर्टेंसी देखी जा रही है जिसे कि नपुंसकता बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आईवीएफ की नीड पड़ती है। तो ये आईवीएफ करने के बाद कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो पेरेंट्स बनने का ख्वाब है उसका जो वो पूरा हो जाता है, तो इसके लिए आईवीएफ करना पड़ता है। और इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब यही होता है कि बांझपन, यानी कि नॉर्मल नेचुरली तरीके से जो फर्टिलाइजेशन होना है वो नहीं होता, तो इसके लिए आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। अगर फीमेल में बांझपन के इलाज के लिए या इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए अगर मेडिसिन देखें तो वो यूज होता है क्लोमिफेन, सिट्रेट एंड लेट्रोजोल। कुछ हार्मोन थेरेपी भी चलती है जैसे ह्यूमन मिनोपॉजल गोनाडोट्रोफी या FSH75 IU या LH75 IU इंटरनेशनल यूनिट। फीमेल में ओवुलेशन ना होने का एक रीजन होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से भी ओवुलेशन नहीं होता। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो वो ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा और वो कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए डॉक्टर क्या है, ट्रीटमेंट के लिए मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन देते हैं। मेटफॉर्मिन के रेगुलर यूज से इंसुलिन का लेवल है बॉडी के अंदर, हाइपर ग्लाइसीमिया है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है और ओव्यूलेशन भी होता है, तो फीमेल कंसीव करने के लिए कैपेबल हो जाती है। कभी कभी किसी फीमेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि एंड्रोजन नॉर्मल क्या है, मेल हार्मोन होता है, पर किसी किसी फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है और हाइपर सिक्रेशन से फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता या उनका जो पीरियड है वो नॉर्मल नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए भी कुछ हार्मोनल थेरेपी चलती है जिससे कि उनका ओव्यूलेशन नॉर्मल तरीके से हो पाए और फीमेल जो है वो कंसीव कर ले। तो इसके लिए कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देते हैं जैसे कि डेक्सामेथासोन, और एक होता है सब सिचुएशन थेरेपी। अगर कोई फीमेल है जिस हाइपोथायराइडिज्म है, तो हाइपोथायराइडिज्म में भी वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो इसके लिए थायरोक्सिन ड्रग जो है वो देते हैं। तो डायबिटिक मेलाइटस की कोई पेशेंट है वो भी नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर पाएगी, उसका भी ओवुलेशन नहीं होगा, तो उसके लिए जो गायनिकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, वो एंटी डायूरेटिक्स ड्रग जो है वो उसको रूटीन में रखने के लिए बोलती हैं और ये जो ड्रग है वो यूज करने के बाद नॉर्मल तरीके से कंसीव किया जा सकता है। एक टर्म मैं और बताना चाहती हूँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। पहले ये ART को आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता था, पर ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसे असिस्ट किया जाता है और ये नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं उसी तरीके से ये भी बच्चे होते हैं, आईवीएफ वाले भी। ये कोई इसमें मतलब बहुत से ऐसे लोगों के अंदर माइंड में होता है कि आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो एक अलग तरीके के बच्चे हैं, वो एबनॉर्मल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं होता, आईवीएफ वाले बच्चे भी नॉर्मल ही होते हैं। तो बस एक प्रोसेस क्या है कि जो चीज बॉडी के अंदर होनी चाहिए, नॉर्मल नेचुरल तरीके से होनी चाहिए, वो नेचुरल ना होके वो बॉडी के बाहर यानी कि टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करके वो किया जा रहा है आईवीएफ के थ्रू। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बच्चे दोनों ही नॉर्मल या हो या आईवीएफ के थ्रू हो, दोनों ही एक तरीके के होते हैं, बस इसे असिस्ट किया जाता है बॉडी के बाहर एंड नेचुरल तरीके से जो है वो चीज बॉडी के अंदर होती है। तो इसीलिए हम इसे एक टर्म देते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये सारे टेक्निक्स को यूज करने के बाद भी अगर कंसीव नहीं होता है या बेबी जो मिसकैरेज हो जाता है 3 मंथ 4 मंथ के बाद मिसकैरेज हो जा रहा है, तो उसके बाद एक टेक्निक यूज करते हैं ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस प्रोसीजर में स्पर्म, ओवम, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब के साथ मैनिपुलेट करके बाहर से प्रोसेस करके गर्भधारण कराया जाता है। इसमें एक टर्म होता है IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि हस्बैंड का स्पर्म यूज किया जाता है। किसी रीजन से अगर हस्बैंड के स्पर्म में एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, तो ऐसे कंडीशन में डोनर स्पर्म को भी यूज करके इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन किया जाता है। आप सभी ने विक्की डोनर मूवी तो देखी होगी, तो आपको ये तो पता चल गया होगा विक्की डोनर से कि स्पर्म डोनेट के लिए भी स्पर्म बैंक होते हैं जहाँ पे स्पर्म को डोनेट किया जाता है। स्पर्म डोनर बनने के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसको कि हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा टॉपिक आईवीएफ के बारे में है, तो हम जानते हैं कि डोनर के थ्रू भी पेरेंट्स बना जा सकता है, यानी कि अगर हस्बैंड में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटीज है जिसकी वजह से उसके स्पर्म हेल्दी नहीं है या स्पर्म से कुछ ऐसे डिजीज हैं जो जिन ट्रांसफर डिजीज होते हैं वो डिजीज ट्रांसफर हो सकते हैं, तो ऐसे में हमें हेल्दी स्पर्म के लिए और एक हेल्दी बेबी अचीव करने के लिए हमें डोनेट स्पर्म का यूज करना पड़ता है, यानी कि डोनर स्पर्म का यूज करना पड़ता है। इसके लिए दो टर्म होता है, AIH आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड और AID यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। ये जो दो टर्म है AIH, इसमें तो एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा सकता है, स्पर्म उसके हस्बैंड का ही होगा, तो इसे हम बोलते हैं IAH आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड। बट अगर इंसेमिनेशन में
स्पर्म डोनर का है तो उसे हम बोलते हैं AID यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने IUI बताया यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में जब भी फीमेल का जो है वो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 12 टू 14 डेज के बीच का जो टाइम होता है, यानी कि 12 से 14 दिन के बीच वाला जो टाइम होता है जिसमें कि ओव्यूलेशन होता है, उसमें स्पर्म इंसेमिनेशन किया जाता है, यानी स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर उसके फेलोपियन ट्यूब के साथ जो ओवम रिलीज हुआ है उससे इन्फ्यूज कराने के लिए। आमतौर पे आपने ऐसा देखा होगा कि एनिमल्स में भी ये इंसेमिनेशन किया जाता है। एक अच्छे नस्ल का अगर किसी को पशु चाहिए होता है, उसमें क्या होता है कि एनिमल्स में हम हमेशा देखते हैं कि इंसेमिनेशन किया जाता है, यानी कि पहले से जो स्पर्म है वो इंजेक्टेबल तरीके से उसको प्रिजर्व रखते हैं, और जब कभी अच्छे नस्ल का कोई पशु चाहिए होता है तो उसके जो फीमेल जो एनिमल्स होती है उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, इंसेमिनेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि अच्छे नस्ल का पशु है वो मिल सकता है। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन में भी है वो इंसेमिनेशन किया जाता है, यानी कि जब कभी हस्बैंड जो उसका मेल पार्टनर है अगर वो कैपेबल नहीं है एक अच्छे नस्ल के बच्चे को जन्म देने के लिए या कुछ, तो ऐसे में डॉक्टर इंसेमिनेशन करते हैं, या तो AIH करते हैं जो कि हस्बैंड का ही स्पर्म इंसेमिनेशन किया जाता है, या तो डोनर के स्पर्म को इंसेमिनेट किया जाता है। पर हमें यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि IUI के लिए स्पर्म को सिर्फ 48 आवर्स से 72 आवर्स के लिए ही वैलिड माना जाता है। अगर ये 48 से 72 घंटे के बाद का कोई स्पर्म है तो वो वैलिड नहीं है, वो उसे हम इंसेमिनेशन के लिए डॉक्टर जो है इंसेमिनेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है कि स्पर्म का जो लाइफ टाइम है वो सिर्फ 48 आवर्स से 72 आवर्स तक का ही है। एंड अगर हम फीमेल में बात करें तो इंसेमिनेशन के लिए बेस्ट डे कौन सा होता है, तो उनके ओव्यूलेशन 12 टू 40 डेज है, वो उनके सबसे बेस्ट डेज होता है किसके लिए, इंसेमिनेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि हमें डोनर का स्पर्म यूज करना पड़ता है, यानी कि कौन से ऐसे डिजीज होते हैं या कौन सी ऐसी एब्नॉर्मलिटीज होती है मेल पार्टनर के अंदर जहाँ पे हमें मेल पार्टनर का स्पर्म जो है वो यूज ना करके डोनर का यूज करना पड़ता है IVF के लिए। एजियोस्पर्मिया, नो स्पर्म इन सीमेन, जब सीमेन के अंदर स्पर्म एब्सेंट हो तो उसे हम टर्म देते हैं एजियोस्पर्मिया। तो एजियोस्पर्मिया की कंडीशन में डोनर का स्पर्म यूज करना पड़ता है। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है 15 मिलियन पर ml से कम स्पर्म की संख्या। कभी भी अगर स्पर्म की संख्या 15 मिलियन पर ml से कम पाई जाती है तो वो मेल जो है वो कैपेबल नहीं होता। वेसेक्टमी, वेसेक्टमी का मतलब होता है कि पुरुष के अंदर नसबंदी का ऑपरेशन होना या नसबंदी कराना। पहले से मेल ऐसा है जिसने वेसेक्टमी करा ली है, बट उसे ऐसा है कि वो पेरेंट्स बनना चाहता है पर वो इस चीज के लिए कैपेबल नहीं है, वो स्पर्म नहीं इजेकुलेट कर सकता, तो वेसेक्टमी वाले मेल के अंदर डोनर के स्पर्म का यूज करना पड़ता है। इजेकुलेटरी फेलियर, इस सिचुएशन में मेल स्पर्म इजेकुलेट करने में कैपेबल नहीं होता है तो इसे हम बोलते हैं इजेकुलेटरी फेलियर, यानी कि वो स्पर्म जो है वो इजेकुलेट नहीं कर सकता। कोई ऐसा मेल जिसके अंदर कीमोथेरेपी ड्रग्स चल रहे हो, वो है रेडियोथेरेपी का मतलब होता है कुछ ऐसा कोई कैंसर बॉडी में है जिसके लिए रेडियोथेरेपी चल रहा है, तो वो मेल जो है वो कैपेबल नहीं होता है। उस मेल से अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर भी डिजीज है, एबनॉर्मलिटीज है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज वो देखे जा सकते हैं। तो इन सारे सिचुएशन में, इन सारे कंडीशन में डोनर स्पर्म यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो जानकारी थी IVF के टाइप्स के बारे में एंड इम्पोर्टेंसी एंड फीमेल में कैसे जो इनफर्टिलिटी है उसके इलाज के लिए क्या करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर IVF किया जा रहा है तो गायनिकोलॉजिस्ट इसमें क्या क्या असिस्ट करते हैं और किस तरीके से ये IVF जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। तो हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा था, अब हम प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए ये प्रोसेस जो है शुरू करना होता है फीमेल में, तो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करना पड़ता है। डॉक्टर जो है वो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन इंडक्शन करने के लिए फीमेल को ड्रग दिया जाता है क्रोमिफेन सिट्रेट। क्रोमिफेन सिट्रेट देने के बाद फीमेल है वो अल्ट्रासाउंड के लिए आती है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के लिए आती है। उसमें डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये देखते हैं कि फॉलिकल्स ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं, और अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स कितने हैं। एंड उसके बाद जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं उनको लेने के बाद इंजेक्शन भी कुछ दिए जाते हैं, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स दिए जाते हैं, उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन इसलिए दिए जाते हैं, ये एक जो HCG हार्मोन है वो टोकोलाइटिक एजेंट होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जब भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारे बॉडी की मैकेनिज्म क्या है, इम्यूनिटी क्या करती है, उसे हटाने की कोशिश करती है, उसे गिराने की कोशिश करती है। तो मिसकैरेज ना हो या यूट्रस जो है वो उस कंसेप्शन को थ्रो आउट ना करे बॉडी से, इसके लिए डॉक्टर जो है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस देते हैं। 34 टू 38 आवर्स बिफोर एग कलेक्ट किया जाता है। ये मैच्योर ओवम को लेने के बाद ऑलरेडी मेल पार्टनर से भी स्पर्म को स्टोर कर लिया जाता है। ये जो स्टोर किया हुआ स्पर्म है और जो मैच्योर ओवम है उन दोनों को मिक्स करके
इन्फ्यूज करते हैं। फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद उसे इंक्यूबेट कर दिया जाता है, मतलब लैब में इन्फ्यूज करा के लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। वहां से मैच्योर हो जाने के बाद, यानी जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है तो यूट्रस में, और अगर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कुछ सेल बनने के बाद अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो फेलोपियन ट्यूब में, इन दोनों जगह ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, या तो यूट्रस के अंदर या तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये था आईवीएफ के बारे में पूरी जानकारी। तो इस तरीके से आईवीएफ करके बेबी को बर्थ कराया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आईवीएफ के बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि कभी ट्विंस बेबी हो रहे हैं, कभी ट्रिपल बेबी भी हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे कि अगर कोई कोई एक ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है वो स्पर्म के साथ इन्फ्यूज नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट सेकंड ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है वो इन्फ्यूज हो जाए और जाइगोट का फॉर्मेशन कर ले। तो इसके लिए लैब में ऐसे ग्रोइंग फॉलिकल्स को मैच्योर किया जाता है। कभी कभी 2 से 3 ओवम जो है वो 2 से 3 स्पर्म के साथ इन्फ्यूज कर लेते हैं। तो अगर कोई एक रिजेक्ट भी होता है, कोई एक जाइगोट जो है वो रिजेक्ट भी होता है, तो एटलीस्ट दूसरा जो है वो फॉर्मेशन करने में कैपेबल हो पाए। इसके लिए कुछ ऐसे ड्रग्स और कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है फीमेल्स के अंदर। तो सब कुछ ठीक होने के बाद क्या होता है कि कभी कभी 2 से 3 बेबी भी इसमें ग्रोथ कर लेते हैं, और ट्विंस या ट्रिपल बेबी जो है वो देखने को मिलता है। आईवीएफ के थ्रू अगर कंसेप्शन है तो 2 से 3 बेबी भी हो जाते हैं। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, फर्स्ट सक्सेसफुल बर्थ बाई आईवीएफ, अगर आईवीएफ के थ्रू पहला कोई सक्सेसफुल बर्थ था तो वो था 1978 में, जिसको कि लुइस जॉय के नाम से जाना जाता है। वो 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन में ये बेबी बर्थ किया था, जिसको कि बहुत से ऐसे लोग थे जो मारने की कोशिश भी किए कि ये नॉर्मल बेबी नहीं है, ये एलियन है, या उसे अलग अलग नाम भी दिए। बट ऐसा कुछ नहीं था, आईवीएफ के भी थ्रू बच्चे नॉर्मल ही होते हैं। तो वो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये लुइस जॉय की तस्वीर आपको दिख रही है इस वक्त। ये 25 जुलाई को 1978 में बॉर्न हुआ इनका ब्रिटेन में। एंड फ्रेंड्स, 1983 में क्रायोप्रेसिपिटेट के थ्रू जो बर्थ हुआ था वो 1983 में हुआ था। क्रायोप्रेसिपिटेट का मैंने बताया था कि ओवम और स्पर्म को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। एंड तो जब भी कपल चाहते हैं पेरेंट्स बनना, तो वो प्रिजर्व ओवम और स्पर्म के साथ आईवीएफ करके वो पेरेंट्स बन सकते हैं। एंड 1986 में GIFT की शुरुआत की गई। ये और भी बेटर टेक्नोलॉजी थी, जो कि ZIFT आया था, जिस जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें डायरेक्ट जाइगोट बनने के बाद यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी आई थी 1990 में। 1990 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिससे कि प्री कंसेप्शन जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाने लगा, यानी कि जाइगोट को ट्रांसफर करने के पहले उस जाइगोट से प्री कंसेप्शन जेनेटिक डिसऑर्डर का पता किया गया। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसे जाइगोट को यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं करना है। अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज नहीं है तो उसे उस जाइगोट को यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट करना है। ये जो टेक्निक आई वो 1990 में आई। इसमें सेक्स लिंक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ हिस्ट्री आईवीएफ को लेकर। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा टाइप है आईवीएफ में, आईवीएफ एंड ईटी। आईवीएफ एंड ईटी यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन IUI, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ट्रांसप्लांटेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो सारे टेक्निक्स हैं वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेजर टेक्निक्स हैं, जो कि असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में यूज किए जाते हैं। इन सब के बाद अगर हम बात करें कि आईवीएफ कितने % सक्सेसफुल है, तो फ्रेंड्स, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी अगर आईवीएफ की बात करें तो ये सिर्फ 25 to 30% ही सक्सेस है, क्योंकि जो चीजें नेचुरली होती हैं वो तो नेचुरल है ही। पर हम नहीं कह सकते कि आईवीएफ इतना यूजफुल नहीं है, आईवीएफ भी यूजफुल है, पर इसके सक्सेस के चांस जो है वो 25 to 30% ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने इतनी सारी चीज पढ़ ली आईवीएफ कितने टाइप का होता है, एंड क्या क्या जो मेडिसिन यूज होती है, वो इनफर्टिलिटी के लिए क्या मेडिसिन यूज होती है, एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या यूज करते हैं, एंड आईवीएफ की हिस्ट्री क्या क्या है, तो ये सारी चीजें जानने के बाद तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि स्पर्म डोनर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज में होते हैं। अगर कोई स्पर्म डोनर है जो कि स्पर्म डोनेट कर रहा है, तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर वो सारे क्राइटेरिया उसके में है, वो सारी चीजें हैं, तभी वो स्पर्म डोनर बन सकता है। तो इसकी क्राइटेरिया के बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले है असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग, मतलब सारी चीजें असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग करने के बाद सारी चीजें ओके होनी चाहिए। देन एज की बात करें तो एज, अगर हम मेल के एज की बात करें तो 18 से 45 साल का अगर कोई मेल है तो वो उसके अंडर 18 से 45 साल के बीच में मेल पर्सन जो है वो स्पर्म डोनेट कर सकता है। और अगर फीमेल की बात करें तो 18 से 35 साल के बीच की कोई फीमेल है तो वो ओवम को डोनेट कर सकती है। मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री में सारी चीज़ें ओके होनी चाहिए। मेडिकल और फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, कोई भी ऐसी डिजीज उसके फैमिली हिस्ट्री में नहीं होना चाहिए। स्पर्म को हम कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो फ्रेंड्स, स्पर्म को हम 180 डेज स्टोर करके रख सकते हैं। कभी भी अगर किसी फीमेल में
अगर डोनर के थ्रू वो उसका गर्भ धारण हुआ है, डोनर के थ्रू उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो हमेशा डोनर को हाइड रखा जाता है। वो डोनर के लिए भी हाइड रखते हैं और जिसने जो रेसिपिएंट है जिसने उसे रिसीव किया है उसके लिए भी हाइड हाइड करके रखते हैं। क्योंकि कभी अगर ऐसा हुआ कि वो सारी चीजें हैं देखने के बाद कि जो बच्चा था जिसने उसे अपना जिस डोनर ने अपना स्पर्म डोनेट किया वो बच्चा बहुत सक्सेस हो गया है, आईएएस ऑफिसर बन गया, ऐसे सारी चीजें अगर देखने को मिल रही हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक कानूनी जो डीएनए टेस्ट के बाद वो अपना एक दावा लगा सकते हैं कि वो बच्चा मेरा है और इसकी सारी चीजें मेरी होनी चाहिए या मैं इसका पेरेंट्स हूँ। तो इस चीज को गवर्नमेंट क्या है, हमेशा से ये डोनेट जो रेसिपिएंट होता है और जो डोनर होता है वो हमेशा से हाइड करके रखा जाता है। ये पता नहीं होता कि किसका स्पर्म जो है वो किसको डोनेट किया जा रहा है। तो एक इसके पीछे एक ये रीजन है कि जो जेनेटिक फादर होता है या बायोलॉजिकल फादर होता है उस चीज से बचने के लिए, तो उस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए हमेशा इस चीज को हाइड रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी एक जानकारी आईवीएफ को लेके। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।